कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे पॉलिटी के एक नए लेक्चर को लेते हुए, जिसमें कुछ पुरानी बातें जो हमने पढ़ चुके हैं उन्हीं बातों से एक कंसेप्ट समझते हैं। लास्ट जो लेक्चर हमारा गया था उस लेक्चर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, उसके बारे में पढ़ा और उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की। अब वहां से एक प्रश्न बनकर आता है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर जो बोला गया उसमें जुडिशियली रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा भी इसके अंतर्गत आती है। तो भैया ये न्यायिक समीक्षा मतलब न्यायालय के अंतर्गत आती है। तो मतलब दो से दो देश है जिनके प्रमुख सुप्रीम कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्टों की शक्ति जो है न्यायिक रिव्यू करने की, इस रिव्यू करने की शक्ति में आप तुलनात्मक अध्ययन करें। एक है अमेरिका और सेकंड आता है भारत। अब यहां पर यह पूछा गया कि किस देश की जुडिशियली रिव्यू करने की शक्ति है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका और भारत में पूछता है तो फिर हमें एक और देश को ले लेना चाहिए जिससे हमने बहुत अधिक मात्रा में अपने संविधान की बातों को सीखा। उसका नाम है ब्रिटेन। तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट और ब्रिटेन, इन तीन देशों के सुप्रीम कोर्टों की अगर बात करें तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान बनने के बाद ही था। परंतु यहां पर जो संविधान की बात अगर आती है तो अलिखित संविधान है, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना विधिवत रूप से 2010 में हुई और जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसके जो 12 सदस्य रहते वो ही इस सुप्रीम कोर्ट के विषय में कार्य करते। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से अगर हम बात करें तो जुडिशियली रिव्यू की जो शुरुआत हुई वो अमेरिका के ये 1803 के एक मामले से हुई। मैं आपको जैसे बता चुका था कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट नहीं होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, परंतु अमेरिका में जो दिए गए फंडामेंटल राइट्स थे वहां पर एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स दिए हुए थे, जिसके कारण शासन को, प्रशासन को कार्य करने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो रहा उसने जुडिशियली रिव्यू करने की शक्ति अपने पास में रखी और उसने मौलिक अधिकार में क्या चीज जरूरी है क्या नहीं जरूरी है उसके बारे में वो जुडिशियली रिव्यू करता है। और इसीलिए कारण एक और है। दूसरा कारण यह है कि वहां पर संविधान में संशोधन करना बहुत अधिक कठिन कार्य। वहां पर ऊपरी सदन और निचले सदन दोनों से 2/3 बहुमत से पारित हो जाने के बाद में जितने राज्य है उन राज्यों से भी हर राज्य से विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी और ये सब 7 वर्षों के अंतर्गत होना चाहिए, नहीं तो वो जुडिशियली जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की सोची है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया रहेगी 7 वर्षों के बाद फिर से जीरो हो जाती है। इसलिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत अधिक ताकतवर है। भारत की अगर बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट उतना ताकतवर अमेरिका की तुलना में नहीं, क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारी बातों का अच्छा विवरण कर दिया और यही कारण है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अन्य देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना में बड़ा है। तो बहुत अधिक जगह पर सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, केवल शब्दावली के बात को समझकर ही क्या कर लिया जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा किसका क्षेत्र, कौन सा किसका क्षेत्र। ब्रिटेन में भी ऐसा नहीं है। ब्रिटेन तो अमेरिका से भी अलग, ब्रिटेन भारत से भी थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, क्योंकि भारत ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। संसद जो कानून बनाती है वो उसको रिव्यू किया ही नहीं जा सकता। केवल और केवल इन कानूनों में, अगर इन कानूनों का पालन किया जा रहा है तो पालन किए जाने के दौरान इन कानूनों के तहत अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उन गुनाह के दौरान उसने उस कानून की कौन कौन सी धारा का, कौन कौन सी बातों का उल्लंघन किया, इसके बारे में ही सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक विधि चलती है, यहाँ पर प्राकृतिक विधि चलती है। प्राकृतिक विधि क्या होती है, सकारात्मक विधि मैंने पहले के वीडियो में आपको बनाकर बता चुका था। तो सकारात्मक विधि, प्राकृतिक विधि क्या है, भारत में दोनों ही प्रकार की विधि चलती है। आर्टिकल
14 में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्यों अधिक ताकतवर है, यहाँ पर क्यों थोड़ा सा कम, और यहाँ पर सबसे कम। इन तीनों के बीच में यदि आपको बातें समझ में आ गई तो यहीं से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और यहाँ से जब प्रश्न बनते हैं तो बच्चा थोड़ा सा घालमेल में पड़ जाता है कि यार ये क्या है, हमको तो जुडिशियली रिव्यू बताया गया था, पर अब यहाँ पर तुलना कैसे करती। तो मैं आपको पहले भी बताया कि मैंने कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत जो बातें थी, महत्वपूर्ण बातें थी, उन बातों को आपके सामने रखने की कोशिश की थी। तो आप वहां से भी देखिए, अभी भी देखिए। अब आते हैं हम आगे, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के जो 5 आर्टिकल है उन्हें समझिए। यह समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब समानता का अधिकार है तो आर्टिकल 14 जो है एक व्यक्ति को दिया गया समानता का अधिकार है, मतलब कोई भी हो सकता है। इसमें कंपनियां भी शामिल है, कंपनियों के साथ भी बायसनेस नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और 16 ये आर्टिकल 14 से दो बातों में अन्य है। आर्टिकल 17 भी और आर्टिकल 18। आर्टिकल 17, 18 किस एक बात पर भिन्न है, पर आर्टिकल 15 और 16 दो बातों पर भिन्न है। आर्टिकल 14 अगर समझेंगे तो भिन्नता अपने आप समझ में आ जाएगी। पहली बात यह, आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, सीधे सीधे हर क्षेत्र में समानता की बात करता है। अब हर क्षेत्र में समानता की बात करता है तो पहली भिन्नता यह होगी कि हर क्षेत्र में समानता की बात करता है। दूसरी बात यह है कि यहीं पर आपको एक और बात समझ में आएगी कि ये व्यक्तियों को दिया गया अधिकार, ये दो भिन्नता आर्टिकल 15 और 16 से। कैसे? आर्टिकल 15 जो है और 16 जो है और 17 और 18 ये चारों में 14 से एक भिन्नता है कि ये एक स्पेसिफिक क्षेत्र में समानता की बात कहते हैं। जैसे आर्टिकल 14 सब क्षेत्र में, तो आर्टिकल 15 कहता है 5 आधारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, केवल 5 आधारों पर विभेद नहीं कर सकते। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इस आधारों पर नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है कि आप लोक नियोजन के क्षेत्र में आप असमानता नहीं कर सकते। आर्टिकल जो 17 है वो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब सामाजिक रूढ़िवादिता, उस क्षेत्र में वो असमानता को नकारता है। आर्टिकल 17 सामाजिक प्रतिष्ठा की जो बात आती, उपाधियां वगैरह जो पूर्व में दी जाती थी, उसमें असमानता की बात को नकारता है। तो मतलब ये सभी क्षेत्र में समानता, परंतु जो बाकी के 4 आर्टिकल है वो कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र में समानता की बात को कहते हैं। अब आर्टिकल 15 जो है और 16 ये आर्टिकल 14 से एक और बात में भिन्न है कि ये व्यक्तियों को नहीं बल्कि भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार। तो मतलब इस अधिकार का अगर किसी का उल्लंघन हो रहा है और वो भारत का नागरिक नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 15 और 16 की बात को कहते हुए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ये बात मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आपको ये बात समझ में आ गई तो हम एक एक आर्टिकलों को लेकर चलेंगे कि भैया आर्टिकल कौन कौन सी बात कहते हैं और उसके संबंध में कौन कौन सी बातें और जानकारी लाइक आपके पास रहनी चाहिए। तो आर्टिकल 14 देखते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 ये आर्टिकल 14 जो है ये विधि के समक्ष समता की बात करता है। क्या कहता है? विधि के समक्ष समता एक शब्द है जो मूल संविधान में था, जो मूल संविधान में। और दूसरी बात यह है कि बाद में एक और अवधारणा आई, ये ब्रिटेन की अवधारणा है।
पर अमेरिका की एक अवधारणा है विधि का समान संरक्षण, और यह है अमेरिका अवधारणा। हमने इसको ज्यादा तवज्जो दी, कुछ डिसीजनों में हमने इस अवधारणा को भी लागू किया। अब दिखने में तो दोनों एक ही लग रहा है, ये भी समता बोल रहा है, ये भी समानता, ये भी समानता, ये भी विधि, विधि समक्ष, और ये संरक्षण की बात कर, विधि के समक्ष विधि का समान संरक्षण। दोनों में अंतर क्या है? एक प्राकृतिक रूप से सबको समानता की बात करता है। अब समानता की बात अगर हम कहते हैं तो सापेक्ष रूप में समानता की बात करते हैं। आप सभी क्षेत्र में समानता की बात कहोगे तो अगर मैं मान के चलूं एक परिवार है, उस परिवार में पुरुष महिला दो बच्चे, अब पुरुष महिला दो बच्चे और दो बच्चों में एक पुत्र है और एक पुत्री है, तो भारतीय समाज के हिसाब से यदि हम बोलेंगे विधि के समक्ष सभी समान है, पर भारत के समाज में महिला को कहीं ना कहीं सत्तात्मक सत्ता के कारण कहीं ना कहीं पति के पीछे आना पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका विकास पति के विकास के कारण ही है। पर अगर मान के चलिए पति का विकास हो रहा है परंतु पत्नी का विकास नहीं हो रहा है, कारण पितृसत्तात्मक सत्ता, तो मतलब महिला के विकास के लिए हमेशा कार्य करना पड़ेगा, महिला के विकास के लिए कार्य करना पड़ेगा, उसे पुश देना पड़ेगा। ऐसे बच्चों में पुरुष और पुत्र और पुत्री की बात करेंगे तो वहां पर भी पुत्री का विकास जो रहेगा भारतीय समाज के अनुसार थोड़ा सा पीछा दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द कहा गया विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। यहाँ पर यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति मतलब विधि के समक्ष समता में जो नकारात्मक रूप लिया जिसमें कहा गया कि विधि के समक्ष सभी समान है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो, अगर कोई मुकदमा होता है तो उस मुकदमे में यदि विधि में कहा गया कि 5 लाख रुपए का जुर्माना रखना है और उस मुकदमे में 5 लाख रुपए का जुर्माना देना जरूरी है, तो ये जो 50 करोड़ रुपए कमाता है वो व्यक्ति 5 लाख रुपए का जुर्माना देने में कहीं ना कहीं कभी दिक्कतों का सामना नहीं करेगा। पर उसी की जगह पर अगर कोई 200 रुपए दिहाड़ी के रूप में कमाने वाला अगर व्यक्ति रहेगा, उसे 5 लाख रुपए का अगर जुर्माना देने की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करेगा। तो मतलब यहाँ पर विधि के समक्ष समता की बात तो हो रही, परंतु ये हमें नकारात्मक रूप में दिखाई देता है। पर यहीं पर विधि का समान संरक्षण हमें सकारात्मक रूप में दिखाई देता है, जो कहता है कि व्यक्ति की थोड़ी सी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर निर्णय देना चाहिए। जैसे अगर बहुत अधिक ईमानदार हो और दूसरा बहुत अधिक पैसा कमाने वाला, तो और अगर वो कोई गुनाह करता है तो उसे उसकी आयपद के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, जुर्माना उसका निर्धारित करना चाहिए। जो गरीब है उसकी उसकी आयपत के अनुसार। तो मतलब हमें यहाँ ये दिखाई देता है कि विधि के समक्ष समता जो है वो हमने ब्रिटेन से लेने की कोशिश की, विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिका से लेने की कोशिश की। जो अमेरिका का जो सिद्धांत है वो सकारात्मक रूप में दिखाई देता है। पर हमारे यहाँ पर विधि के समक्ष समता मतलब विधि के समक्ष सभी समान है, ये बात तो कह दी, परंतु इसमें कुछ अपवाद भी है। वो अपवादों को जानना बहुत जरूरी है। वो अपवाद को यदि आप जान जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भैया हम क्यों किस कारण से विधि के समक्ष समानता की बात तो करते परंतु पूरी जगह पर समानता नहीं रखते। तो ये जो अपवाद है आर्टिकल 14 का, ये अपवाद कई सारे हैं जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत आते हैं। पहला आर्टिकल जो हमें अपवाद के रूप में दिखाई देता है वो है आर्टिकल 361। 361 के तहत दो व्यक्तियों को, एक है राष्ट्रपति और एक है राज्यपाल, वो विधि के समक्ष समानता की बात तो है परंतु इन्हें अपवाद की श्रेणी में रखा गया। ये बड़े पदों पर है, स्वाभाविक रूप से बड़े पदों पर होने के कारण इनके जो कर्तव्य है वो बहुत ज्यादा उच्च है और इसलिए इनको विधि के जो समक्ष समता की बात है उससे उच्च रखा गया। इनके ऊपर इनके कार्यकाल के दौरान सिविल मुकदमे नहीं शुरू किए जा सकते, सिविल मुकदमे नहीं शुरू किए जा सकते। दूसरी बात यह है
कि जो भी कार्य अपने कार्यकाल के दौरान करते हैं, उन कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य के प्रति वो विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। मतलब कोई कार्य गलत है, सही है, इसके विषय में आप इनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर के बाद में इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये उन्हें इसलिए दिया गया ताकि ये अपने कार्यों को बिना किसी संकोचवश कर सके। नहीं तो व्यक्ति कार्य करेगा और हमेशा इस बात में रहेगा कि भैया मेरे कार्यकाल के खत्म हो जाने के बाद में कोई राजनीतिक सत्ता जो अगली आएगी वो षड्यंत्र बनाकर मुझे इस मामले में घेरने की तो कोशिश नहीं करेंगे। तो ये कुछ कारण रहे जहां पर हमारे संविधान ने इन दो पदों को विधि के समक्ष समानता में अपवाद के रूप में रखा। इसके अलावा आर्टिकल 361 का क भी एक अपवाद के रूप में आता है, जो पत्रकारों के लिए है। पत्रकारों के लिए, खासकर पत्रकारों के लिए इसलिए है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ, चौथा स्तंभ है, जिसके बिना जनता तक की जानकारी सुचारू रूप से नहीं पहुंच सकती। और उसके द्वारा दी गई जानकारी जो रहती है वो बहुत अधिक व्यक्ति के विकास, नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक रहती है। तो भैया जब भी कोई पत्रकार लोकसभा या राज्यसभा में कोई कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही का हूबहू यदि प्रकाशन करता है तो उसे इस आधार पर नहीं उसको गुनाह में नहीं शामिल किया जाएगा कि भैया ये हमने गुप्त सदन घोषित किया था। वो उसका अधिकार है। अगर वो उस जानकारी में छेड़छाड़ करता है और अपने हिसाब से उन बातों को छेड़छाड़ करके फिर प्रस्तुत करता है जनता के सामने, तो भैया उस समय में उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है, परंतु सामान्य कंडीशन में नहीं चलेगा। यदि वो बिना किसी द्वेष भावना के साथ में जनता तक की जानकारी पहुंचाने के लिए अगर वो पत्रकारिता कर रहा है तो उसके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा ही आर्टिकल 105 और 194 एक सांसद को दिए हुए हैं और एक विधायक को दिया हुआ है। ये दोनों आर्टिकल जो है ये सांसदों के लिए बहुत अधिक जरूरी है, विधायकों के लिए बहुत अधिक जरूरी है। आर्टिकल 105 कहता है कि सांसद और आर्टिकल जो 194 है, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही है, बस एक विधायक के लिए और एक सांसद के लिए। पहली बात ये कहता है कि सांसद या विधायकों के द्वारा अपने सदन में कही गई या अपनी समिति में कही गई बातों के लिए वो आपराधिक गुनाह की श्रेणी में नहीं आते। मतलब आप संसद में अगर कोई बातें बोलते हो और वो बातें बोलने के बाद में आपके ऊपर कोई व्यक्ति मानहानि का केस नहीं दाखिल कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि भैया लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति आपके ऊपर अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई वो चला सकता है, परंतु आपके ऊपर मानहानि या फिर आपको उन बातों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वहां पर तो कानून बन रहा है और कानून बन रहा है तो मतलब कानून की आप उन गलतियों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो भविष्य में शायद दिखे। तो भैया उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने बातों को प्रखरता के साथ रख सके, इसलिए उन्हें आर्टिकल 105 और 194 के तहत उनको विशेष अधिकार है। साथ में विशेष अधिकार ये है कि आपराधिक मामलों में तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती, परंतु सिविल मामलों में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। और उन्हें लगातार आप पेशी पर आने के लिए आप नहीं कह सकते, कोर्ट में हाजिर होने के लिए नहीं कह सकते, तब जब जो सत्र चल रहा है उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। मतलब हूबहू अगर कहें कि सिविल मामले में प्राय सांसद और विधायकों को क्या है, विशेषाधिकार है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो सदस्य वगैरह आते हैं उनके ऊपर हम आर्टिकल 14 के तहत नहीं समानता लगा सकते। उनके ऊपर जो कार्रवाई होंगी वो हमारे यहाँ के समान नहीं होंगी, जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अनुसार होंगी। और साथ में जो राजदूत वगैरह जो आते हैं उन राजदूतों को भी इससे अपवाद की श्रेणी में रखा गया। राजदूतों को भी इनसे अपवाद की श्रेणी में रखे जाने के पीछे कई कारण है, क्योंकि भैया वो जिस क्षेत्र में आते हैं वो जो क्षेत्र रहता है, अगर आप देखेंगे अभी वर्तमान में चाइना और भारत का डिस्प्यूट चल रहा है, उसके बावजूद भी चाइना का राजदूत हमारे यहाँ पर और भारत का राजदूत चाइना में। इतना बड़ा डिस्प्यूट हो जाने के बावजूद भी वहां पर सुरक्षा दी जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में ये कहा गया है कि राजदूतों के बिना में विश्व शांति स्थापित करना कठिन है।
क्योंकि राजदूत है मतलब कहीं ना कहीं ये मन में हमेशा बना रहेगा कि भैया हमारा देश उस देश से सुरक्षित है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा बिस्मार्क की कहानी, जो गुप्त संधियों के माध्यम से राज्यों और राज्यों के बीच में युद्ध कराने की कोशिश करता था, और उसके कारण जो पूरा का पूरा यूरोप था एक बारूद का ढेर बन गया। तो ऐसी बातों से बचने के लिए राजदूत पद को बहुत अधिक महत्व दिया। राजदूत पद को महत्व देने के कारण ही विश्व में शांति कहीं ना कहीं स्थापित हो पाती, क्योंकि कूटनीतिक संबंध बन पाते और इन लोगों को उस देश के कानून के अंतर्गत नहीं रखा जाता। इसलिए मतलब भारत में वो लोग हैं परंतु भारत के आर्टिकल 14 के अंतर्गत नहीं आते, मतलब वे अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी कि भैया आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 14 की कौन कौन सी बातें हैं, उसे आप समझने की कोशिश करिए। अब आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये आर्टिकलों को हम कल देखने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 16 थोड़ा बड़ा है, 15 भी थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे केसेस है उसमें, तो हो सके तो एक ही लेक्चर बनाए। तो एक एक लेक्चर करके जहां जहां मुझे लगेगा कि एक ही लेक्चर बनाना है वहां एक एक लेक्चर बनाकर आगे चलने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको उस पॉइंट का पूरा लेक्चर आपको समझ में आते चले। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।